The length of a rod as measured in an experiment was found to be was found to be 2.48 meter, 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, comma 2.50 meter, and 2.48 meter, and 2.48 meter. Full stop. Find the average length, comma the absolute error. Find the average length. Find the average length, comma the absolute error in each observation. The absolute error in each observation. The absolute error in each observation, and the percentage error. And the percentage error. Full stop. The length of a rod as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. मतलब पांच अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैं अगर लेंथ जो है, जैसे हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस इसकी लेते हैं, तो जैसे अगर ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास A1, A2, A3 इस तरह से थी, तो यहाँ पर जो लेंथ की ऑब्जर्वेशन है उनको L1, L2, L3 इस तरीके से आप मान लीजिए। ठीक है। तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले उन्होंने एवरेज लेंथ पूछी है, तो एवरेज लेंथ के लिए मैं बोलूंगा एल बार। एल बार इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एल बार कितना हो गया सर? सबको हाँ बोलो। एवरेज लेंथ मतलब ट्रू वैल्यू ना? एवरेज लेंथ मतलब ट्रू वैल्यू, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 अपॉन 5। तो एल बार इज इक्वल टू, सब कुछ ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 9 23 प्लस 0 23 प्लस 8 31, 3 कैरी आ गया, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 प्लस 4 24, 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। तो 12.41 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, 2 4 24, 5 4 जा 20, 24 माइनस 20 कितना हो गया 4, 4 1 41, 5 8 जा 41 और 41 माइनस 40 कितना हो गया 1, 1 0 10, तो 5 2 जा 10। तो L बार इज इक्वल टू 2.482। ये हमारे पास आ गया, एवरेज लेंथ आ गई। L बार इज इक्वल टू 2.482। पहले यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस ठीक सर। है। और हम जब भी कभी कोई भी इस तरीके से एवरेज लेंथ या मतलब कोई भी वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं, तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको 2.48 ही रहने देंगे, 2.49 नहीं करेंगे। अगर ये तीसरे प्लेस पर जो वैल्यू है, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होती तो मैं इसको 2.49 कर देता। तो अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मैं इसको 2.48 मीटर यही लिखूंगा।
ये हमारी एवरेज लेंथ आ गई। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है कि आप इसमें निकालें फाइंड द एवरेज लेंथ। ये तो आ गया द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है वो निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो ट्रू वैल्यू है ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो आपने इक्वल्स टू लिखा है ये क्या है इसका मतलब? क्या कह रहे हो? ये जो इक्वल्स टू लिखा है वेव वाली अच्छा शेप में। अच्छा, ये जो लिखा है ना इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ओके सर। हाँ, मतलब स्ट्रेट लाइंस आप ना बनाकर ऐसे थोड़ा सा कर्व बना दें इस तरह से, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, तो एब्सोल्यूट एरर्स जो है, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकलेंगे? सबसे पहले डेल्टा L1, डेल्टा L1 इज इक्वल टू L बार माइनस L1। अब देखिए L बार कितना आया 2.48 माइनस L1 कितना है वो भी 2.48 ही है। 2.48 माइनस 2.48, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 0। ये हो गया 0। फिर है डेल्टा L2। सर बोलो। सर ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्ट होती है तो उसमें हम राउंड ऑफ करते क्यों है? हमेशा कभी भी अगर हमसे बोला जाए ना आपकी मर्जी है, आप चाहो तो राउंड ऑफ मत करो, आप ऐसे ही छोड़ दो। हमसे कभी भी जब बोला जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है तो दो सिग्निफिकेंट फिगर स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। तो 3 तक दे रखा है और मैंने 2 ही क्यों लिया? 2 इस वजह से लिया क्योंकि जितनी भी ये वैल्यूज दे रखी हैं सब टू सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक दे रखी हैं, तो इसलिए मैंने ट्रू वैल्यू में टू सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक निकाली है। समझे? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो 2.48 और L2 कितना है 2.46। तो ये हो गया 0.02। डेल्टा L3 इज इक्वल टू L बार माइनस L3। तो 2.48 माइनस 2.49 माइनस 0.01। उसके बाद डेल्टा L4, L बार माइनस L4। L बार कितना है 2.48 माइनस L4 कितना है 2.50, तो माइनस 0.02। दिखाई दे रहा है ना सबको लास्ट तक? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद डेल्टा L5, L बार माइनस L5 2.48 माइनस 2.48, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो ये तो सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। फिर वो बोल रहे हैं एंड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है। रिलेटिव एरर मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है इन एब्सोल्यूट एरर्स की मीन वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर्स की जितने भी मॉडुलस हैं सबको ऐड करो और डिवाइड बाई जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो करेंगे। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा L बार अपॉन L बार इंटू 100। ये जो डेल्टा L बार है ये कैसे निकलेगा? सॉरी, तो डेल्टा L बार किस तरीके से निकलेगा? डेल्टा L बार इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 अपॉन 5। और इन सबका मॉड लेते हैं हमेशा, तो इनका सबका मॉड ले लिया। अब डेल्टा L1 का मॉड कितना आ गया 0 का मॉड प्लस डेल्टा L2 का मॉड 0.02 का मॉड डेल्टा L3 का मॉड तो माइनस 0.01 का मॉड
डेल्टा L4 का मॉड तो -0.02 का मॉड और डेल्टा L5 मतलब 0 का मॉड अपॉन 5। अब 0.02 का मॉड तो हो गया 0.02, -0.01 का मॉड हो गया 0.01, -0.02 का मॉड हो जाएगा प्लस का 0.02 और अपॉन में 5, अपॉन में 5। अब इसको यहां पर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.05 अपॉन 5, तो बेटा ये हो गया 0.01। therefore percentage error is equal to delta L bar upon L bar into 100। अभी डेल्टा L bar कितना है 0.01 अपॉन L bar कितना है 2.48 into 100। पॉइंट गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये आ गया 100 अपॉन 248। ठीक है, तो 100 को अगर 248 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0.40। एक मिनट, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ रहा है 0.40, 0.40 आ रहा है। यस सर। यस ठीक है, 0.40%। क्लियर है सभी को? यस सर। इतना क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। ये क्वेश्चन आप लखनऊ से देते हो? लक्ष्मी नहीं बेटा, ऐसा अरोड़ा में से करा रहा हूँ, और जो पहला क्वेश्चन है वो एस एल अरोड़ा का है, और जो दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का है। ओके। ठीक है, ठीक है, सुन लिया? यस सर। ठीक है, अभी 10th से 11th में आए हो तो लखमीर बोलने की आदत अभी गई नहीं है। मिटा दो ना ये पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ in successive measurements the readings of the readings of the readings of the period of oscillation, the readings of the period of oscillation in successive measurements the readings of the period of oscillation of a simple pendulum of a simple pendulum were found to be were found to be were found to be 2.63 seconds, comma 2.63 seconds, comma 2.56 seconds,
comma 2.42 seconds, comma 2.71 seconds, and 2.80 seconds in an experiment. And 2.80 seconds in an experiment. Two point 80 seconds in an experiment. Full stop. Calculate first part है mean value of the period of oscillation. Calculate first part है mean value of the period of oscillation. Mean value of the period of oscillation. Mean value of the period of oscillation. Second है absolute error in each measurement. Absolute error in each absolute error in each measurement. Third है mean absolute error. Mean absolute error fourth है relative error. Fifth है percentage error. और sixth है express the result in proper form. Express the result in proper form. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको बताया था. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम अगर नॉर्मली ऐसे लटकी हुई है तो उसको अगर राइट साइड ले जाया जाए, ठीक है, राइट साइड ले जाकर उसको छोड़ दिया जाए तो जितना इधर जाने में, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन में आने में, फिर पीछे जाने में और फिर लौट कर अपनी मीन पोजीशन आने में, उसमें जितना टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं. खैर, हमें उससे मतलब नहीं है यहाँ पर, ना उसके किसी फॉर्मूले से मतलब है. हमें तो ये देखना है कि जो हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.8. टोटल 5 वैल्यूज आ रही हैं. तो जैसे टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी बोल देते हैं. मैंने ये कहा कि ये हो गया T1. अब सबसे पहला ये पूछ रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू की बात हुई है. बेटा सभी को समझ में तो आ रहा है ना? यस सर. ठीक है, तो टी बार हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5. तो टी बार की वैल्यू कितनी होगी? T1 कितना है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80
अपॉन में 5, तो टी बार इज इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे तो देखिए 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 आ गया, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 7 23, 23 और 8 31, ठीक है। 3 कैरी आ गया, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13, 13.12 अपॉन 5, अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 2 ज़ा 10, 13 - 10 कितना हो गया 3, 3 1 31, 5 6 ज़ा 30, 31 - 30 कितना हो गया 1, 1 और 2 12, 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 कितना हो गया 2, तो 2 0 20, तो 2.624, अप्रोक्सीमेटली इसको 2.62 सेकेंड्स बोल देंगे। बताइए जी, यहाँ तक समझ गए? यस सर। ये हमारा 2.62 सेकेंड्स आ गया। उसके बाद सेकंड में ये बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर किस तरह से निकाला जाता है वो देखिएगा। एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के लिए अलग अलग निकलेगा। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वो हमारा निकलता है एब्सोल्यूट एरर। मैं इधर लिखता हूँ एब्सोल्यूट एरर्स एब्सोल्यूट एरर्स ये कितना हो जाएगा डेल्टा T1 इज इक्वल टू टी बार माइनस T1। टी बार में से मतलब मीन वैल्यू में से जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी बार माइनस T1 मतलब 2.62 माइनस 2.63, तो माइनस का 0.01, फिर डेल्टा T2 ये क्या हो जाएगा टी बार माइनस T2, तो टी बार माइनस T2, टी बार कितना है 2.62 माइनस T2, T2 कितना है 2.56, ये हो गया 0.06, ये हो गया डेल्टा T2। फिर हो गया डेल्टा T3, ये क्या है टी बार माइनस T3, 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.42, तो ये हो गया 0.2, 0.2 बोल दो या 0.20 बोल दो, एक ही बात है। फिर डेल्टा T4, टी बार माइनस T4, ये हो गया 2.62 माइनस 2.71, माइनस का 0.09। फिर डेल्टा T5, टी बार माइनस T5, और टी बार कितना है 2.62 माइनस T5 कितना है 2.80, तो माइनस का 0.18। तो ये तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थर्ड पार्ट में पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पार्ट देखिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इनका मीन पूछना है। मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं बोल दूंगा डेल्टा टी, डेल्टा टी बात डेल्टा टी बोलते हैं सिर्फ इसको, डेल टी सॉरी। तो डेल टी कितना हो जाएगा डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस डेल्टा T3 का मॉड प्लस डेल्टा T4 का मॉड प्लस डेल्टा T5 का मॉड अपॉन 5।
तो डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा T1 का मॉड, डेल्टा T1 का मॉड है -0.01 का मॉड, तो सीधा लिख रहा हूँ 0.01। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, सबको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। बताइए आस्था, भव्या, दिवस, विदुषी, Yes, sir. Yes, sir. अंशित। यस सर। हाँ चलिए जी आगे चलता हूँ। सर हाँ बोलो, तो जो डेल्टा होता है हम रिलेटिव एरर में लगाते थे ना, दोबारा बोलो। जो हम डेल वाला साइन लगाते हैं वो हम रिलेटिव एरर में लगाते थे ना। रिलेटिव एरर के लिए लगाते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी मैंने ही गलत लिखा, इसको क्या करेंगे डेल्टा टी बार, ये रिलेटिव एरर के लिए लगाते हैं, सही है, डेल्टा टी बार ये कर लीजिए, वो तो रिलेटिव के लिए लगाते हैं, सही कह रहे हैं। तो डेल्टा टी बार हो गया, फिर -0.01 का मॉड करेंगे तो प्लस का 0.01 आ गया, 0.06 का मॉड करेंगे तो प्लस का 0.06 आ गया, फिर डेल्टा T3 0.20 का मॉड करेंगे तो 0.20 आ गया, डेल्टा T4 -0.09 का मॉड करेंगे तो प्लस का 0.09 आ गया, फिर डेल्टा T5 का मॉड यानी कि -0.18 का मॉड करेंगे तो प्लस का 0.18 आ गया अपॉन में 5। तो डेल्टा टी बार वन प्लस 6 7 प्लस 9 7 प्लस 9 16 16 और 8 24, 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 0 2 और 2 4 और 1 5, 0.54 अपॉन 5, 5 0 सा 0, 5 1 सा 5, फिर 5 0 सा 0, 40 हो गया तो 0.108। तो डेल्टा टी बार को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.11 बोल दूंगा। बताइए जी सभी को क्लियर है? यस टू सर। डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो ये वाला जो टर्म है ये अगर 5 या 5 से बड़ा होता है ना तो हम इधर इसको हटा देते हैं और ये जो सेकंड प्लेस पर जो डिजिट लिखी हुई है इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 0.11 सेकंड्स हो गया। ये जितनी भी वैल्यू आ रही है चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सारी वैल्यू सेकंड्स में आ रही है, ये एरर भी आ रहे हैं सब सेकंड्स में आ रहे हैं, ये इतने सेकंड का एरर है, ठीक है। अब हमारे पास ये थर्ड आया, थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्या है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होता है डेल टी, ठीक है, तो वो हो जाता है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देखते हैं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब डेल टी, तो डेल टी क्या होता है डेल्टा टी बार, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। अब डेल्टा टी बार है 0.11 अपॉन टी बार ये कितना है 2.62, ये पॉइंट गया तो 11 अपॉन 262, ठीक है। इसका जो डिवीजन है कैलकुलेशन अपने आप कर देना, 11 अपॉन 62 में सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आ रही है 0.04198। दिवस कुछ कह रहे हो? सर 0.04 बोल रहा था। हाँ, आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 0.04, क्योंकि इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू 9 है, ये 9 बढ़कर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब ये 19 है तो इसका 20 बन जाएगा 0.042। अब ये 2 है तो 0.04 ही बोलेंगे इसको, 0.04। अच्छा पूरी ये वैल्यू निकाल के एस्टिमेट करना जरूरी है। हाँ एस्टिमेट करना जरूरी है। अब क्या होता है कि जैसे ये 0.04 है तो ऊपर देखो डेल्टा टी बार जो है ये भी सेकंड में और जो टी बार है ये भी सेकंड में, तो ये जो है ना ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरे पास रेशो आ रहा है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, रेशो की कोई यूनिट नहीं। बताइए जी इतना क्लियर है?
Yes, क्लियर है sir. सभी को? अंश क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है, अगला देखता हूँ। अगला इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं परसेंटेज एरर। ये है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इंटू 100। तो डेल्टा टी बार अपॉन टी बार 0.04 आया इंटू 100, पॉइंट जाएगा तो नीचे 0, इससे ये कट गया। तो बेटा ये आ गया 4%। उसके बाद देखिएगा, ये फिफ्थ पार्ट हुआ, लेकिन सिक्स पार्ट में इन्होंने बोला है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। ये क्वेश्चन मिटा दूंगा पूरा। अब ये प्रॉपर फॉर्म क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसके मतलब इस पर बेस्ड आगे के टॉपिक्स जो है वो हमको करने हैं। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, तो सिक्स है। रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म पहले लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो क्या है कि जो हमारी किसी भी जो हमने ये ऑब्जर्वेशन करी ना, ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए थी, ये सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकाल रहे थे ऑसिलेशन का। तो वो जो उसकी ट्रू वैल्यू आई, वो ट्रू वैल्यू तो बेटा ये आ गई 2.62 सेकेंड्स। अब ट्रू वैल्यू के अलावा एरर्स आ रहे हैं, अलग अलग एरर्स आ रहे हैं। तो एक तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर तो अलग अलग वैल्यूज आती है, तो उसकी भी एक मीन वैल्यू निकाल ली। तो एरर का मतलब ये है कि वही अगर मान लो मैं किसी चीज की हाइट मेजर कर रहा हूँ, तो अगर कोई आपसे बोल दे कि हाइट मेजर करने में कितना एरर आया, तो हम ये कहेंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है। तो अब इससे ना ये नहीं समझ में आता कि आपने हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर करी है या हाइट आपने 2 सेंटीमीटर कम मेजर करी है, इससे ये समझ में नहीं आता। तो आप क्या लिखेंगे, आप उसको लिख देंगे ±2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, जो ट्रू वैल्यू है यानी कि 2.62 प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकला है 0.11, और यहाँ लिख दीजिए सेकंड। मतलब सचमुच में जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो तो 2.62 हो गई। उसमें एरर 0.11 का आ रहा है, तो 0.11 ज्यादा भी हो सकता है, 0.11 कम भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? ये प्रॉपर फॉर्मेट है लिखने का। ये सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 2.62 प्लस माइनस कितना परसेंट है, 4%, और सेकंड्स मतलब 4% वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, 4% वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चले आगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मैं ये मिटा रहा हूँ। अच्छा क्या? सॉरी ऑफिसर। सर हाँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर हमने लिखा है, तो इसका मतलब 2.62 प्लस माइनस 2.6। दोबारा बोलो, आवाज ना कट गई। सर हमने परसेंटेज एरर में लिखा है 2.62 प्लस माइनस 4%, तो यहाँ 4% 2.62 का 4% है। 2.62 का 4%। ओके सर। हाँ,
और आप 2.62 का अगर 4% निकालोगे ना तो वो इतना ही आएगा 0.11। ओके सर। हाँ जी। अब जरा देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इस टॉपिक से कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस? इसमें ना मैं वही बताऊंगा कि देखो जब आपका सिर्फ इसी चैप्टर का टेस्ट है तो यहाँ पर जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये एरर वाला, ये जितने पार्ट्स हैं उतने नंबर का बनेगा। मान लो 5 पार्ट्स हैं तो 5 नंबर का, 4 पार्ट्स हैं तो 4 नंबर का, 6 पार्ट्स हैं तो 6 नंबर का। हालांकि 6 नंबर का नहीं आता क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो होता ही 5 नंबर का है। 6 नंबर का फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो ये तो तब है जब हम बात करते हैं कि सिर्फ यही वाला चैप्टर है। लेकिन जब पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट होता है तो फुल सिलेबस में इसकी वेटेज पूरे चैप्टर की 5 नंबर की वेटेज। अब उसमें 5 नंबर में वो एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला भी दे सकते हैं, वो पैरालैक्स मेथड भी दे सकते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हाइट भी दे सकते हैं। मतलब अलग अलग चीजें दे सकते हैं वो आपको। समझ गए? और 11th में जनरली जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल टीचर के ही हाथ में रहता है कि वो कितने नंबर का आपका पेपर पैटर्न बनाना चाहते हैं। तो वो एग्जैक्टली सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करें या ना करें वो स्कूल टीचर के हाथ में रहता है। सभी को क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए जी। अब अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें हम ये कहेंगे कि errors can be additional, differential, comma in product, comma in division, and in the power of a quantity, and in the power of a quantity। जैसे एडिशनल एरर का मतलब तो क्या है कि जैसे 2.62 प्लस 0.11 हो जाए, प्लस माइनस ना रहे, सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूँ। 2.62 प्लस 0.11 की कोई वैल्यू थी, उस वैल्यू में कोई टर्म आपने ऐड कर दी जो गलत है। ठीक है, कोई छोटी सी टर्म आपने ऐड कर दी, मतलब वेट आप कैलकुलेट कर रहे थे, वेट थोड़ा सा बढ़कर आ गया, तो ये तो कहलाएगा एडिशनल एरर। वेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट थोड़ा सा घटकर आ गया तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल एरर, क्योंकि डिफरेंस आ गया ट्रू वैल्यू में से एरर वाली वैल्यू, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई। वेट एक्चुअल में आपका 80 किलोग्राम है, वो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट होकर 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हो गया डिफरेंस वाला एरर। एक होता है एडिशन वाला एरर, एक होता है प्रोडक्ट वाला एरर कि वैल्यू है कुछ, उस वैल्यू में कोई टर्म मल्टीप्लाई होकर आ रही है। मान लीजिए आपका वेट है 80, वो आ रहा है आपका वेट 160 किलोग्राम, मतलब एक वैल्यू है 2, वो उसमें आपके वेट में मल्टीप्लाई हो गई तो आपका वेट डबल आ रहा है। ठीक है, तो कोई टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो एरर आ जाता है, कोई टर्म डिवाइड हो जाए कि मान लीजिए आपका वेट 80 है, वो घटकर 40 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया तो 40 आ रहा है। तो एडिशनल एरर हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है एरर में, प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, साथ में पावर भी हो सकती है। जो लास्ट में लिखा है ना, इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, कि कोई क्वांटिटी है और उसकी पावर में कुछ टर्म आ गई, कि वैल्यू तो है 2 लेकिन आ रहा है आंसर 8, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, तो पावर भी बढ़ सकती है। तो एरर अलग अलग मैथमेटिकल टर्म्स में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, है ना?
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी आ सकता है कि कहीं पर पावर भी आ जाए, एडिशन भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए, डिवीजन, प्रोडक्ट सब कुछ हो जाए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशनल एरर्स को सॉल्व करने का क्या कोई मेथड होता है? हाँ जी, एक जनरल रूल होता है। तो आप लिखेंगे जनरल रूल फॉर a combination of errors. जनरल रूल फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तो इसमें हम लिखेंगे इफ z इज इक्वल टू z क्या है? कोई भी टर्म है। जैसे मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट करा था सिंपल पेंडुलम का, तो वहां पर कैपिटल टी हो जाता है ना, कोई भी वैल्यू जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लेंथ मेजर करी थी तो वहां पर एल हो जाता। तो ऐसे ही कोई भी वैल्यू मैं मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू z है, तो यहाँ पर है इफ z इज इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q अपॉन c की पावर r, comma then maximum fractional error in z is given by then maximum fractional error in z is given by maximum fractional error in z is given by delta z upon z। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल एरर यही है कि z में जो एरर है उसको आपने मान लिया डेल्टा z और अपॉन z, यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि z एक ही क्वांटिटी है, z की अलग अलग वैल्यूज नहीं है। अगर z की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज दे रखी होती तो मैं क्या करता, मैं डेल्टा z बार करता और अपॉन z बार करता। उसकी जरूरत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सिर्फ एक ही वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक, ये समझाने में थोड़ा सा आप बस दिमाग लगाना, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो डेल्टा z यानी कि एरर अपॉन z यानी कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, e इंटू डेल्टा a अपॉन a, e इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b। सर यहाँ डेल्टा z क्या है? डेल्टा z क्या है कि z में एरर कितना है, वो डेल्टा z है। ऐसे ही डेल्टा a क्या है, a में एरर कितना है, समझ गए? सर मतलब एरर भी तो बहुत टाइप के होते हैं सर, कौन सा एरर है ये? मीन या यार ये अलग अलग टाइप वाले एरर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे रखी है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू के लिए एरर। अब अगर हम अलग अलग टाइप्स की बात करें तो डेल्टा मैं किसके लिए ले रहा हूँ, डेल्टा तो मैं एब्सोल्यूट एरर के लिए ले रहा हूँ ना। तो एब्सोल्यूट एरर, अब आप कहोगे कि सर वो तो हम बार लगा रहे थे, तो जैसे हम अलग अलग एरर की वैल्यू ले रहे थे, तो डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, अगर ये टी की अलग अलग वैल्यूज ही ना दे रखी होती, एक ही वैल्यू होती, तो ओरिजिनल वैल्यू तो हो जाती टी, तो मुझे उसकी मीन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर एक ही वैल्यू दे रखी होती, अगर एक ही ऑब्जर्वेशन होती। ठीक है, और फिर उसमें एरर दे रखा होता कि वो गलती से ये मेजर हो गया है, तो जो उसमें एरर दे रखा होता वो डेल्टा टी हो जाता। तो मुझे डेल्टा टी बार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे निकाला मैंने, अलग अलग एरर्स निकाल के, तो अलग अलग एरर्स नहीं निकालते। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो ये z एक वैल्यू दे रखी है, बस उसमें एक ही एरर दे रखा है, वो एक एरर हो गया डेल्टा z। ऐसे ही a की पावर p है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे p इंटू डेल्टा a अपॉन a, q इंटू डेल्टा b अपॉन b, और नीचे क्या है c की पावर r, तो प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c। तो ध्यान रखिएगा
चाहे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तब भी वो इस तरह से ऐड ही होनी है, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब भी वो इस तरह से ऐड ही होनी है। ठीक है, तो a की पावर p दे रखा है तो मैं लिखूंगा p, ये फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका है। फिर p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, पावर में q है तो q इंटू डेल्टा b अपॉन b, पावर में डिनोमिनेटर में c की पावर r है तो याद रखना c की पावर r है तो इसको वो कोशिश मत करना कि लाके ऊपर c की पावर माइनस r कर दो और माइनस r इंटू डेल्टा c अपॉन c कर दो, नहीं पूरा c ही होगा, बस यही चीज याद रखने वाली है इसमें। सर हाँ बोलो। सर ये एबीसी है क्या वैसे? एबीसी ना कोई भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे मान लो हमने कैलकुलेट करा, मान लो वेलोसिटी में एरर निकाल रहे हैं, मान लो हम वेलोसिटी में एरर निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और टाइम दो अलग अलग वैल्यूज हो गई, ऐसे ही ए और बी दो अलग अलग वैल्यूज हो गई कि ये जो हमारा z है ये ए पर, बी पर और सी पर डिपेंड कर रहा है। समझ गए? तो ये एक मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, अभी इसको अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकल्स में तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेहद आसान है, बस ये रूल याद रखना है और न्यूमेरिकल आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, और ये करने के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि आप परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, वो देखिएगा, इधर कर रहा हूँ। एंड परसेंटेज एरर इन z, एंड परसेंटेज एरर इन z। सर इस रूल की डेरिवेशन नहीं आएगी? नहीं करवाया है स्कूल में? नहीं सर, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करवाए नहीं है। अच्छा करवाया ही नहीं है अभी तक। यस सर। चलो ये हो सकता है कल करा दें आपको कॉम्बिनेशनल एरर, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, तो अगर ये कल कराते हैं और डेरिवेशन कराते हैं तो मैं आपको करवा दूंगा डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन में ना एक कॉन्सेप्ट है जो हमको यूज करना पड़ेगा, वो है लॉगरिथम का, और लॉगरिथम किस तरह से यूज करते हैं वो आप लोग नहीं जानते हैं। हालांकि सिर्फ मुझे 10 मिनट लगेंगे पहले लॉगरिथम समझाने में, और फिर उसके बाद में मैं इसका प्रूफ भी करा सकता हूँ, बेहद आसान है। पर पहले देख लेते हैं कि स्कूल में कराते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल में इसका प्रूफ कराते नहीं है, और इसके इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है बस क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार कल वेट कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो शाम को 5:30 बजे वाली क्लास है उसमें करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो देखिएगा, एंड परसेंटेज एरर इन z इज गिवन बाय, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा दोनों तरफ आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ये हो गया, बताइए जी समझ गए? यस सर। यस सर। चलो जी ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन देखो, टू रेसिस्टेंसेस R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, 100 plus minus 3 ohm, and R2 is equal to, and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm, 200 plus minus 4 ohms. What is their equivalent resistance? What is
their equivalent resistance. देखो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मैं जानता हूं कि अगर दो रेसिस्टेंसेस दे रखे होते और इनमें किसी तरीके का कोई एरर ना होता तो जो रेसिस्टेंस R1 और R2 है इसके एरर को 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए। हम ये कहेंगे रेसिस्टेंस है 100 और इसका रेसिस्टेंस है 200। तो अगर दोनों सीरीज में है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। तो ये तो रूल होता है कि सीरीज में जब रेसिस्टेंसेस होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। और जो एरर है, एरर हर केस में ऐड होगा, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एरर दे रखा है तो एरर दोनों ही टर्म्स के, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो या 50 टर्म्स हो, सबके एरर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया। सर हमें लेकिन इसमें दे रखा रेजिस्टेंस पैरेलल है वो सीरीज। बेटा दे रखा है ना, 2 रेजिस्टेंसेस। अच्छा मैं लिखना भूल गया, आर इन सीरीज। क्वेश्चन में दे रखा था, मैं लिखना भूल गया। 2 रेजिस्टेंसेस R1 इतना, R2 इतना, R इन सीरीज, ये दे रखा है। हाँ, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज में, ये मैं ऐड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज में ऐड ही करा जाता है। अगर पैरेलल होता तो मैं लिखता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद है ना सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 कितना है 100, R2 कितना है 200 और बीच में प्लस माइनस लिख दो बस, क्योंकि एरर प्लस माइनस लिखा हुआ है। और 3 और 4 को भी ऐड कर दो, मतलब प्लस माइनस तो ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एरर्स को ऐड ही करना है। तो ये हो गया 300 प्लस माइनस 7 ओम्स। सभी को क्लियर है। सर Yes, sir. चलिए जी ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये वाला। सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे? बेटा प्लस माइनस का मतलब ये है कि 100 में 3 ओम ऐड भी हो सकता है, 3 ओम सबट्रैक्ट भी हो सकता है। 100 में 3 ओम ऐड भी हो सकता है और 3 ओम सबट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर 3 ओम ऐड हो गया तो कितना हो गया, 103। 97, सॉरी 103। यस सर। और अगर 3 ओम सबट्रैक्ट हो गया तो कितना हो गया 97। 300 में, सॉरी 200 में 4 ओम ऐड भी हो सकता है और 4 ओम सबट्रैक्ट भी हो सकता है। तो एक तो हो गया 204 और एक हो गया 196। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जब ये दोनों रेसिस्टेंसेस, एक्चुअल में रेसिस्टेंसेस तो यही हैं, जब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 300 बन गया। ये 300 बन गया। एरर मैक्सिमम कितना आ सकता है अगर दोनों के एरर्स को कंबाइन कर दिया जाए। तो दोनों के एरर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशन जब निकालते हैं ना एरर्स का, तो हम ये देखते हैं कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा एरर। मैंने कहा +3 और +4 कर दिया तो +7 बन गया। एक बार इसको इसके साथ करो तो +7, एक बार +3 -4 करो तो -1, एक बार -3 +4 करो तो +1, एक बार -3 और -4 करो तो -7। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -7। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, +7। बाकी -1 और +1 दोनों इन दोनों के बीच की वैल्यूज है। तो जो एरर आ सकता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा तो +7 का आ सकता है और कम से कम -7 का आ सकता है अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसलिए +-7 हो गया। और इसीलिए एक जनरल रूल बना दिया गया कि जब भी कभी कोई मुझे ऐसे एरर दे रखे होंगे तो टर्म्स के साथ जो करना है तो करेंगे। अगर मान लो मेरे को दे रखा होता है कि मुझे दोनों रेसिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करना है तो टर्म्स के साथ तो जो करना है वो करेंगे, लेकिन एरर्स को हमेशा ऐड करेंगे।
यहाँ पर भी देखिए ये एरर्स हैं इसमें, ये एरर्स हमने ऐड कर दिए, समझ गए। और अगर इन एरर में कोई पावर दे रखी होती तो वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती। मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एरर्स तो हमेशा ऐड करने हैं, उसके अलावा जो उनकी पावर्स हैं वो उन एरर के आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, समझ गए। सर बोलो। सर हमें स्कूल में बाइनोमियल थ्योरम भी बताया था, उसका क्या यूज है? बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मैथ्स में करवाया है या फिजिक्स में करवाया है? नहीं सर, फिजिक्स में उन्होंने कहा है खाली थ्योरम लिख दो, वो नहीं कर। थ्योरम लिख दो कहाँ पर, इसमें? नहीं सर, वो पहले कराया था रिलेटिव एरर पे। देखिए इसमें ऐसा होता है, बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल थ्योरम में ना ये होता है, देखो जैसे मान लो ये है 1 + a की पावर 7 दे रखा है। अगर मान लो 1 + a का स्क्वायर होता है, तो 1 + a का स्क्वायर तो मैं जानता हूँ 1 स्क्वायर + a स्क्वायर + 2 × 1 × a, तो ये हो गया 1 + a स्क्वायर + 2a, है ना। तो पावर 2 है तो टर्म्स कितनी आई, 3। ऐसे ही आप क्या करो, अगर पावर क्यूब करोगे तो टर्म्स आ जाएंगी 4। ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम तब यूज करा जाता है जब हमारे पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है। बाइनोमियल थ्योरम को मैं कम पावर वाले टर्म्स में भी लगा सकता हूँ और ज्यादा टर्म वाले पावर्स के लिए तो वो बनी ही है। तो आप ये देखिएगा कि जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो हो सकता है आपको किसी चीज में ये बताया गया हो कि हायर ऑर्डर टर्म्स को सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और ये जो पावर है ये यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे ही बताया था। अप्रोक्सीमेटली इक्वल करवा दिया होगा 1 + 7 है। ठीक है, सिर्फ यही बताया, बाइनोमियल थ्योरम यही होता है। यही सर, यस सर, यही बताया। हाँ तो ये आपको ना अभी उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया। जो मैथ्स है, मैथ्स में प्रॉपर चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम का। और हाँ अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यही होता है कि जो ये टर्म्स आती हैं, जहां भी मुझे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है, मैं इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ बस। और ये कह देते हैं नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स। उसमें बस सर इतना होता है कि ये जो वैल्यू है ना ए, ये वैल्यू फ्रैक्शन में होनी चाहिए, बहुत कम वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए। तो ये जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वाले बच्चों को सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि आप इस चीज को बस याद रख लीजिए कि कहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम है तो ये वाली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ गए। यस सर। हाँ तो इसको मैं डिटेल में, आप तो क्योंकि मैथ्स वाले भी हो तो डिटेल में आप वो भी समझ जाओगे। हाँ अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लेना है, क्योंकि उसके काम की ही नहीं है बाइनोमियल थ्योरम। उसको बस ये याद रखना है कहीं भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो पावर को सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको 1 बनाया जाएगा कॉमन कॉमन वगैरह लेकर। ठीक, पर उतने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस फिजिक्स में आते ही नहीं। तो बाइनोमियल थ्योरम बस सीधा सीधा इतना याद रख लीजिए, बाकी मैं ओके। आपसे कराऊंगा डिटेल। तो दिवस कह रहा है इसका यूज रिलेटिव एरर्स में किया है, किसका किसका? इस वाली बाइनोमियल थ्योरम का। वो रिलेटिव एरर में बेटा यही है कि जैसे आप ये देखो ना कि ये a की पावर p है, तो ये जब एरर निकाला तो ये p आगे आकर मल्टीप्लाई हो गया, p इंटू डेल्टा a अपॉन a। तो जब एरर निकाल रहे हैं तो ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर a में, मतलब सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो वो ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया होगा। और बाकी उसकी जरूरत आपको है नहीं, आपको उसकी जरूरत होती मैं बता देता। ठीक है, पता है उसकी जरूरत नहीं है अभी। हाँ सर ने भी बोला था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो वो मतलब आपको उन्होंने हिंट दे दिया होगा कि ये मैं ऐसे ही प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम भी इस चीज को कहती है कि आप ऐसे लिख सकते हो। तो अभी उसमें इतनी डिटेल में मत जाओ, बाइनोमियल थ्योरम मैं प्रॉपर कराऊंगा आपको, उसका एक पास्कल्स ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनाकर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। और उसके पहले आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये भी पढ़ने की जरूरत है, बिना उसके बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। तो वो थोड़ा लंबी कहानी है, इसीलिए वो शॉर्ट में उन्होंने ये बता दिया होगा। चलो जी, मुझे ये बताओ ये एरर वाला समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए फिर इतना ही कर लो। और इसके क्वेश्चंस जो है वो बेहद आसान है, क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, मतलब होमवर्क में देने लायक भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन कल मैं शाम को आपको 5:30 बजे कंप्लीट करा दूंगा। और उसके अलावा आप दिवस वो पूछ लेना कि अगर ये इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है
तो करा दूंगा, 5-10 मिनट डेरिवेशन में लगेंगे बस। ठीक है? ओके सर। सर चैप्टर खत्म हो गया मतलब? हाँ चैप्टर खत्म है, ओके, थैंक यू चैप्टर सर। खत्म है, बस एक क्लास कर लूंगा, उसमें मेरे को सिर्फ ये कॉम्बिनेशनल एरर के न्यूमेरिकल्स कराने। ओके सर। ठीक है ओके सर। बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी क्लियर है ना इस चैप्टर में, कहीं कोई डाउट तो नहीं?